धन्यवाद सभापति महोदय। पुलिस की इस मांग की चर्चा पर आपने अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, वो पुराना जमाना तो चला गया जब लोग कहते थे कि फलां राजा के राज में घरों के दरवाजे नहीं होते थे। समय बदल गया, लोकतंत्र की व्यवस्था भी कायम हुई, लेकिन आज की इस व्यवस्था में एक शब्द आता है सिंहावलोकन। शेर भी जंगल में शिकार के लिए जब कई योजन दूर तक जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है कि शिकार की तलाश में कहाँ तक आ गया। समाज और लोकतंत्र की शासन की इस व्यवस्था में किसी शासन को ये सोचने का, समझने का ये समय है कि इतने वर्षों की लंबी व्यवस्था में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। सभापति महोदय, बहुत अरसे पहले एक विश्व बैंक के अधिकारी मुझे ट्रेन में मिले। उनसे जब चर्चा संवाद हुआ तो मैंने पूछा, आप जयपुर कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मैं विश्व बैंक से रिटायर हुआ और दुनिया के नक्शे पर मुझे रिहाइश के लिए एक शहर में बसना था। मुझे अपनी उस रिहाइश के लिए सेवानिवृत्ति के उस समय के बाकी समय में बसने के लिए जयपुर से उपयुक्त कोई शहर लगा नहीं, इसलिए मैंने जयपुर में मकान लिया है। सभापति महोदय, यदि उन विश्व बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी से आज मैं मिलता और उनको पूछता, और हो सकता है कदाचित वो ये शहर छोड़ के जा चुके होंगे। बात केवल पुलिस की नहीं है, पुलिस से ही कानून व्यवस्था जुड़ी और पुलिस से ही कानून व्यवस्था से की शासन व्यवस्था से जुड़ी है। यहाँ पर मेरे से पहले हमारे माननीय सदस्यों ने आंकड़ों के जरिए तथ्यपरक बातें रखी हैं। मैं कई बातों से इत्तेफाक भी रखता हूं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये तो सोचना ही पड़ेगा कि इस लोकतंत्र में कोई भी सरकार, कोई शासन जब जन सुरक्षा का भरोसा देती है, वो लोक कल्याणकारी सरकार इस बात पर तो विश्वास करेगी ही, इस बात का भरोसा जनता को देगी कि उनकी सुरक्षा कैसे हो। इस बात पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भी समाज का हिस्सा है। लेकिन पुलिस की भूमिका कोरोना के कालखंड में यदि मित्र जैसी दिखती है, तो थाने में बलात्कार से पीड़ित महिला जब बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने जाती है, उसी थाने का थानेदार उस महिला से बलात्कार करता है, तो पुलिस का चेहरा शत्रु जैसा दिखता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के बारे में एक धारणा सामान्य तौर पर पूरे देश में ये थी कि राजस्थान पीसफुल स्टेट है, शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहाँ लोग पर्यटन के लिए भी आनंद से आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं, रिहाइश के लिए भी आते हैं। अब सरकार मुकदमे दर्ज करने में एफआईआर को फ्री करने के लिए अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन 6 लाख, 6.5 लाख से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज होना, ये किसी सरकार के इकबाल खत्म होने जैसा है। ये सोचना ही पड़ेगा कि अपराध क्यों होता है, अपराध घटित क्यों होता है। और केवल प्रश्न पुलिस का नहीं, मैं कुछ बातों की चर्चा करूंगा, लेकिन माननीय सभापति महोदय, पिछले लगभग 3 वर्षों में यहां जिन बातों की चर्चा हुई, उस चर्चा में अनेक तथ्यों के जरिए ये बात तो साबित हुई है कि इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज होना और उन मुकदमों में भी 3 पक्षों को ज्यादा टारगेट करना। मुकदमा, अपराध किसी समाज की विकृति हो सकता है, घर के भीतर घटित होने वाला अपराध वो समाज की विकृति हो सकता है, लेकिन घर से बाहर घटित होने वाला अपराध वो केवल समाज की विकृति नहीं, वो शासन की विकृति है, शासन की कमजोरी है। अलवर की गैंगरेप की थाना गाजी की गैंगरेप की 2019 की घटना से लेकर अलवर की निर्भया तक, ये आकलन तो राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के शासन को करना ही पड़ेगा। इस बात पर विचार भी करना पड़ेगा, इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यदि इनके प्रति अपराधों का आंकड़ा देख लेंगे तो सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। 23% अपराधों की बढ़ोतरी हुई है महिलाओं की। 2021 का आंकड़ा
6,337 का एक साल का आंकड़ा महिलाओं के अपराधों का, 2020 का है 5,310। ये ग्राफ यदि बढ़ता है तो कहीं न कहीं नाकामी साफ तौर पर दिखती है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की कानून व्यवस्था ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। किसी भी प्रदेश के, किसी देश के प्रगति के जो मूल कारक होते हैं, यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कैसे निवेश आएगा? आप बजट के कुछ भी आंकड़े पेश कर देंगे, यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो राजस्थान के पर्यटन की व्यवस्था से जो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, कौन पर्यटक आएगा यहां? जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की घटनाएं होती हैं। इसलिए इस पूरे प्रदेश में मैं ये मानता हूं कि जिन कारकों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, इस प्रदेश में खेती एक बड़ा कारक है, लेकिन राजस्थान का किसान कर्जा माफी की उस मांग से आज भी त्रस्त है। राजस्थान का नौजवान नौकरियों में अवसरों के लिए उस छलावे से आज भी पीड़ित है। भ्रष्टाचार का भी जिक्र हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था अपने आप में जिस तरीके से चुनौती बनी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से माफिया पनपे हैं, किसी शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चुनौती सभापति महोदय, उन बातों का पहले जिक्र हुआ है, बजरी माफिया, खनन माफिया और नशे का जिस तरीके से नशे माफिया पनपे और कॉरिडोर जिस तरीके से बना है, मुझे चिंता है सभापति महोदय। राजस्थान के नौजवानों की भी मिसाल दी जाती है, उनकी कदकाठी की, उनकी प्रतिभा की, लेकिन जिस तरीके से नशे ने पंजाब के नौजवान को लील लिया और उड़ता पंजाब जैसी स्थिति बनी, ये कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन यदि नशे के माफियों पर नकेल नहीं डालेगा तो कदाचित उड़ता राजस्थान को बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं निवेदन चाहूंगा कि इस गंभीर नशे की व्यवस्था पर, इस प्रवृत्ति पर, जो पंजाब से लेकर बाड़मेर तक एक कॉरिडोर बना है, उस पर किस तरीके से लगाम लगे, इसकी भी फिक्र करनी पड़ेगी माननीय सभापति महोदय। यहाँ साइबर क्राइम का जिक्र हुआ, राजस्थान साइबर अपराधों में अग्रणी है। उन अपराधों की रोकथाम कैसे हो? केवल सीसीटीवी लगाने से यदि चोरियों की रोकथाम हो जाए और चंद बजट के टुकड़े यदि साइबर क्राइम पर, अपराधों पर रोक लगा दें तो शायद ये कोई भी कर सकता था। मुझे लगता है कि थोथी घोषणाओं के बजाय राजस्थान के शासन को साइबर क्राइम पर, अपराधों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान की आवश्यकता रहेगी माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी में, और जयपुर के बारे में तो अक्सर मैंने उदाहरण दिया आपको कि जयपुर का एक एडिक्शन है लोगों में, बसने का, बाहर से भी पलायन होता है दूसरे प्रदेशों से, तो भी लोग राजस्थान में आते हैं, जयपुर में आते हैं। 2021 में दुष्कर्म के 23% मामले और हत्या के 24% मामले, ये केवल जयपुर की राजधानी का। इसमें अधिकारी महोदय का खुद का बयान है कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण अपराध कम हुए थे, इस साल के आंकड़े अचानक बढ़ गए। अपराधियों पर लगाने के लिए विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, थाने के बारे एक पंचलाइन लिखी होती है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। पर ये आंकड़े और अखबार की सुर्खियां तो कम से कम ये नहीं कहती, और कई बार लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई, अपराधियों में पूरा भरोसा है और आमजन में भय है। और इसलिए इस पंचलाइन को लिखने से पहले पुलिस की उस तमाम व्यवस्था पर एक बार फिर से सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। राजस्थान क्षेत्रफल के नाते, आबादी के नाते भी बड़ा प्रदेश है। यदि पुलिस की उपलब्धता, संसाधन भौगोलिक रूप से आबादी के अनुपात में भी देखेंगे तो 3 किलोमीटर पर एक सिपाही दिखता है, 700 से भी ऊपर आबादी पर एक सिपाही दिखता है। और इसलिए जरूरत और अनुपात के मुताबिक
संसाधनों की निहायत कमी है। राजस्थान की पुलिस को यदि ठीक तरीके से काबिल बनाना होगा तो मुझे लगता है कि एक युद्ध स्तर पर इसकी एक बड़ी एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे पुलिसकर्मी से लेकर बाकी लोग भी, उनके परिवार के लोग भी कई बार रिप्रेजेंटेशन देते हैं और इसमें भी इस बात का भी जिक्र अक्सर होता है कि वो किस तरीके से काम करें, किस तरीके से वो मजबूती के साथ काम करें। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी थाने का सिपाही को इंस्पेक्टर भी कई बार तनाव में आत्महत्या कर देता है, तनाव में आत्महत्या करता है। उसका तनाव क्या है, किस तरीके की व्यवस्थाओं से गुजरता है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने राजस्थान के अपराधों की तुलना तो करी देश से, लेकिन आसपास के पड़ोसी प्रदेशों से भी कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसलिए पुलिस के उन अधिकारियों, उन कांस्टेबल्स की एक रेगुलर काउंसलिंग की, वो काम के तनाव में इतना ज़्यादा परेशान हैं कि यदि आत्महत्या पर वो यदि अपने ही पिस्टल से आत्महत्या करता है तो ये सोचना जरूर पड़ेगा। कहीं उसकी सहूलियत में, उसके संसाधनों में तो कमी नहीं। और इसलिए जब किसी पैरामिलिट्री फोर्स के किसी सिपाही से तुलना करता है तो अपनी सुविधाओं को थोड़ा पाता है। एक बड़ा तनाव, वो भी ग्रस्त है, उसकी भी जरूरतें हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित और आशंकित होता है। इसकी चर्चा हुई है माननीय सभापति महोदय। मेरे ख्याल से जो मुझे पुलिस के काफ़ी लोगों ने जो सुझाव दिए, मैं उसका निवेदन भी आपके बीच में रखना चाहूँगा। पुलिस कर्मियों का जो मैस भत्ता है वो 2200 रुपये प्रति माह इतना कम है कि इससे कोई एक माह का गुजारा नहीं कर सकता। तो उनका सुझाव था कि इसको 5000 रुपये किया जाए। हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी कम है, क्योंकि इस बात को तो सब जानते हैं, जब हम मित्रता के पक्ष को देखते हैं तो जून के भीषण गर्मी में भी किसी चौराहे पर खड़ा हुआ सिपाही जिस तरीके से ड्यूटी देता तो किसी का भी दिल दुखता होगा। कितनी विकट परिस्थिति में वो किसी आपदा में खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। उनके लिए जिस तरीके से पदोन्नति का जो ढांचा है उसको सुधारने की आवश्यकता है। एक एफएसएल के बारे में अक्सर बात उठती है कि एफएसएल के जांच से लेकर उस प्रक्रिया में जितना विलंब होता है, तो अपराधियों को उससे अवसर मिलता है। टेक्निकल कैडर की भर्तियां अभी लंबित हैं। और मुझे लगता है कि इस सारे माफियाओं की तर्ज पर अवैध हथियार के माफिया भी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पनपे हैं। इन अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना और टीमों के गठन की मैं आवश्यकता समझता हूं माननीय सभापति महोदय। इसमें कोई शक नहीं है कि एसीबी ने पिछले दिनों लगातार खुलासे किए, पर सभापति महोदय एसीबी काम करती है, पर उसके बाद भी भ्रष्टाचार पर जब नकेल और अंकुश नहीं होता है तो ये तो सोचना ही पड़ेगा, तय में जाना पड़ेगा, क्या उस पुलिस का या उस सरकार का इकबाल खत्म हो गया कि इतनी ज़्यादा
पकड़ा दकड़ी के बाद भी, और आज भी कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन लगातार एक लंबी फहरिस्त है। फिर भी राजस्थान में यदि भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन जाए और जनता के बीच में ओपन हो जाए तो किसी भी व्यवस्था के इकबाल के खत्म होने जैसा है। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत दूर की बात नहीं करूं तो राजधानी के इर्द गिर्द भी मेरा खुद का अपना विधानसभा क्षेत्र आमेर है। 10 से भी ज्यादा थाने आसपास लगते हैं। उन थानों को यदि उस विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द भी ठीक ढंग से उनका पुनर्सीमांकन किया जाए और पुलिस समय पर मौके पर पहुंचकर उस पर किसी को सहूलियत दे सके। मैं पिछले 2 वर्षों से अपने शहर में, आमेर शहर में जब चोरियां हुई तो मैंने अपने विधायक कोष से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पैसे दिए, पुलिस की मांग पर ही। माननीय सभापति महोदय, 3 बरस हो गए, आज तक उस नगर निगम की एजेंसी ने वो सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्रवाई पूरी नहीं करी। माननीय सभापति महोदय, मुझे अभी हमारी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि किस तरीके से एक थाने पर किसी एक अधिकारी के कारण पुलिस भी बदनाम होती है और वहां की जनता का भरोसा भी उठता है। अजमेर के अलवर गेट के थानाधिकारी के मामले में कई मामलों के बारे में उनके प्रमाण समेत सामने आए हैं, पर अभी भी वहीं काबिज है और अजमेर में इसकी चर्चा है। इनका मानना है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का भरोसा डिगेगा। अजमेर में जिस तरीके से मुकदमे, जो दुष्कर्म और बलात्कार के इस तरीके के मुकदमों की जो जानकारी मिली है, उसमें अलवर में 200, भरतपुर में 226, डूंगरपुर में 230, हनुमानगढ़ में 209, उदयपुर में 284, ये 2019 से जनवरी 2022 तक के बच्चियों के दुष्कर्म और बलात्कार के प्रकरण। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन चाहूंगा कि खास तौर पर जो राजस्थान में राजधानी के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है, जो क्राइम का फीडिंग सेंटर है, क्योंकि अपराधी आता है, शहर में बेशक नहीं आए, लेकिन इस राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में उसको थोड़ी सहूलियत होती है। और हम देखते भी अक्सर कि जगतपुरा से घटना होती है, कभी आगरा रोड पे होती है, कभी सीकर रोड के किसी थाना क्षेत्र में होती है। तो इसलिए इनके लिए कोई विशेष योजना, ताकि अपराधी आसानी से इन जगह तक अपराध घटित नहीं करे। मेरे आमेर की पंचायत समिति जालसू में, क्योंकि पंचायत समिति क्षेत्र बन गया, वहाँ पर उप तहसील है और इसलिए वहाँ पर एक पुलिस थाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। माननीय सभापति महोदय, 10,000 से भी ज़्यादा लोग दुर्घटनाओं में काल कलवित हो जाते हैं। यातायात पुलिस को इस लिहाज से मुझे लगता है कि और ज़्यादा प्रशिक्षित और उसको संसाधनों से लैस करने की आवश्यकता लगती है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पुलिस से जुड़े हुए कुछ महकमे हैं, जैसे होमगार्ड है। जब पुलिस की संख्या कम होती है तो किसी न किसी अवसर पर उनकी मदद ली जाती है, लेकिन एक लंबे अरसे से वो मर्यादा में अपनी बात कहते हैं, पर आज यदि अल्प वेतन में उनको काम ज़्यादा लिया जाता है तो उनकी मांग पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जेल प्रहरी भी जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन सब बातों की जो पुलिस से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, उनकी सहूलियत के लिए, उनके संसाधन के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी पदोन्नति के लिए एक व्यवस्थित रूप से कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, अपराधियों को सहूलियत तब मिलती है कि जब चालान में देरी होती है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं कि जिसमें 91 दिन होते ही और अपराधी को यदि चालान पेश नहीं किया गया तो उसको जमानत मिल गई, बहुत गंभीर अपराधों में भी। और इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें भी तेजी लाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, एक लंबी फहरिस्त है पर मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सुबह उठने से लेकर अखबार की सुर्खियां और उन सुर्खियों के बीच में राजस्थान के लोगों की जिस तरीके के एक मनोबल गिरा है, भरोसा गिरा है, सुबह छुपा कर रख देता हूं अखबारों को, सुबह छुपा कर रख देता हूं अखबारों को, मेरी बेटी पढ़ लेगी तो डर जाएगी। मुझे लगता है कि राजस्थान की
कल हमने महिला दिवस मनाया है और मेरी गुजारिश रहेगी कि कम से कम सरकार और कुछ करे कि नहीं करे, लेकिन जिस तरीके की राजस्थान की बेटियों की, मातृशक्ति की, बहनों की सुरक्षा और सम्मान पर जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसको महफूज करने का भरोसा यदि सरकार दे देगी, पुलिस देगी, तो मैं समझ लूँगा कि राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। श्री कृष्णाराम बिश्नोई।